चलो शुरू करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जब कोई लिविंग और इंडिविजुअल अपने जैसा ही सेम इंडिविजुअल को जन्म देता है तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, रिप्रोडक्शन बोल देंगे। ठीक है, चैप्टर आपसे एक सवाल करता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, छोटे क्लासेस से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस लिखने को आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल से समझेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सिंगल पेरेंट होगा, मेल या फीमेल का कॉन्सेप्ट इनके पास है ही नहीं। एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होगा अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। बायोलॉजी में हम देखो बेबीज या बच्चे नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी में हम जो टर्म यूज करते हैं अपनी जैसी बच्चे को जन्म जैसे देने के लिए, जैसे मैं बोल दूं कि बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, या प्रोजेनी बोलते हैं। बायोलॉजी में बच्चों को हम क्या बोलते हैं, यानी जो आने वाली जनरेशन है उनको हम क्या बोल देंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या प्रोजेनी बोलेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए या प्रोजेनी बनाने के लिए आपको सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, इसमें मेल या फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होना मस्ट है, इसमें मेल और फीमेल होना जरूरी है कोई भी नई ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये गैमेट क्या होता है, गैमेट होता है, आपको पता है आपके दो पेरेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं गैमेट क्या है, तो आपके होते हैं दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल। मेल को जनरली हम लोग बोलते हैं फादर, फीमेल को बोलते हैं मदर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। तो ये गैमेट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, क्या है गैमेट। तो मेल में जो गैमेट बनता है, गैमेट का मतलब होता है वो सेल्स जिनका काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। अगर पूरी बॉडी को जब टाइम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, तो बॉडी के सारे सेल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। बॉडी में सिर्फ गैमेट्स कहते हैं कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकता हूं। ठीक है, तो गैमेट्स का मेन फंक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। मेल में जो गैमेट्स बनते हैं दैट इज स्पर्म सेल्स। ठीक है, और फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं दैट इज एग या ओवम। एग या ओवम, इतना तुम लोग को पता है। तो बेटा जब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन ही नहीं रहा, तो फिर उसमें आगे का स्टेप भी नहीं होगा। जैसे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप क्या होता है, जैसे गैमेट बनता है इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जब एसेक्सुअल में मेल और फीमेल का है ही नहीं, तो फ्यूजन की बात उठती नहीं। फ्यूजन होगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा उनके अंदर, तो एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बट अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ अच्छे से दोनों गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म सेल्स भी बनता है आपका और एग और ओवम बनता है। इन दोनों के फ्यूजन का रिजल्ट क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। यानी अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगी, आइदर वो छोटा सा प्लांट ही क्यों ना हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है एसेक्सुअल में, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर। मैं बात करूं बैक्टीरिया की, किसी छोटे से प्रोटोजोआ की, एल्गी की। ठीक है, तो जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली छोटे ऑर्गेनिज्म में देखा। छोटे का मतलब ये मत समझना छोटे साइज में छोटे, छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब वो सेल में छोटे, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और कभी कभी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिसेलुलर ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होते, हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो है तो मल्टी सेलुलर, बट वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, एसेक्सुअल मोड से करेंगे। ठीक है, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। अगर मैं दो बैक्टीरिया को रख दूं तो ये बहुत मुश्किल होगा डिस्टिंग्विश करना कि पेरेंट बैक्टीरिया कौन सा है और वो डॉटर बैक्टीरिया कौन सा है। ऑफस्प्रिंग को हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से हूबहू आइडेंटिकल होते हैं। इन्हें एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब जेनेटिकली सिमिलर टू
पेरेंट, ठीक है। बट क्या हमारे अंदर कुछ ऐसा दिखता है, क्या हम अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? तो आंसर इज नो। हम थोड़े बहुत दिख सकते हैं, बट जेनेटिकली सिमिलर होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बहुत से कैरेक्टर्स में डिसिमिलर भी होते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा के क्लोन नहीं होते। यानी यहाँ पे क्लोन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट तुम लोग को लगता है कोई मिसिंग है क्लास? एक और पॉइंट कोई बताएगा उसमें कोई मिसिंग हो? गुड, बहुत बढ़िया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांस नहीं है, नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांस है ही नहीं, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है। सारे क्लोन है, सारे एक जैसे हैं, तो एवोल्यूशन कॉज ही नहीं होगा, कोई नई स्पीसीज वैसी बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ द रेट ऑफ वेरिएशन सबसे हाईएस्ट कहाँ देखने को मिलता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम पॉइंट याद रहे, जब भी डिफरेंस आता है, देखो मैं की टर्म्स बता रही हूँ, मैं कुछ और भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी आज बोर्ड का पेपर साइंस का जब अटेम्प्ट करना तो कैसे करना। जब भी डिफरेंस आए कुछ पॉइंट लिखना जरूरी है, 2-3 पॉइंट कंपलसरी है। पहले तो सिंगल पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना, लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। दूसरा, आप लिखोगे नो फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर 3 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो पहला सिंगल पेरेंट, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और ये वाला पॉइंट भी जरूर ऐड करना कि एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता। एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता और सेक्सुअल में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो समझ गए, जब भी डिफरेंस आएगा तो ये 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने। 3 से ज़्यादा मत लिखना। 3 से ज़्यादा लिखने का मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 3 मार्क्स में सवाल पूछेगा नहीं कभी भी। ये हमेशा सवाल कैसे होते हैं? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो 3 मार्क का अकेला तो ये आएगा नहीं कि लिख दो डिफरेंस, ये हमेशा पॉइंट्स में होगा, 1 नंबर का होगा, उसके साथ और सवाल अटैच होंगे। तो 3 से ज़्यादा पॉइंट लिखने का सेंस बनता नहीं। आगे चले, ये एक अच्छी सी टेबल लगी है यहाँ पे, देखना। इस पूरे टेबल में मैंने एसेक्सुअल मेथड के सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं और कुछ प्लांट्स में होते हैं, एक एक करके देखना, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझना। मैंने कुछ चार्ट बनाया है, जैसे सारा कैसा है, ये सब ए सारा एसेक्सुअल, इसमें कहीं भी सेक्सुअल की बात होगी ही नहीं, ठीक है। इधर देखो, पिंक से लिखते हैं, चलो, ठीक है। फिजन एक टाइप है, ठीक है। फिजन एक एसेक्सुअल मेथड है। दूसरा, फ्रैगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड है। बर्डिंग भी एक सेक्सुअल मेथड है। स्पोर फॉर्मेशन भी, रीजनरेशन भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इतने की, तो ये हम, अच्छा सॉरी, रीजनरेशन तक, तो ये सारे जो मेथड ये मुझे किस में देखने को मिलेंगे? ये मुझे एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, यानी कोई एनिमल होगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड है, बट मुझे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में देखने को मिलेगा? प्लांट्स में। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो गया कि मुझे एसेक्सुअल में एनिमल का भी पढ़ना है और प्लांट का भी पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके देखो, ठीक है। इधर आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजन का। फिजन के कितने टाइप थे? बैक करने दो मुझे। फिजन के कितने टाइप थे? जस्ट अ सेकंड। फिजन 2 टाइप के हैं, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। फिजन आपके 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के फिजन लिखे हुए हैं आपके? 2 टाइप के। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। फिजन का मतलब टूटना। जब कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 टुकड़ों में टूट जाए, 2 भाग में स्प्लिट हो जाए, तो वैसे टुकड़ों को क्या बोल देंगे हम? वैसे मेथड को क्या बोल देंगे? बाइनरी। जब कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन में भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। कैसे है अलग अलग टाइप? देखो, कुछ बाइनरी फ्यूजन इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन का मतलब, अमीबा देखा है? अमीबा का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा इर्रेगुलर होता है अमीबा। अब ये मान लो अमीबा है एक, ठीक है। ये एक पेरेंट अमीबा है, इसको करना है रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल मेथड से। तो ये क्या करेगा? इसका कोई प्लेन डिसाइडेड नहीं है अपने आप को रिप्रोड्यूस। हो सकता है ये अपने आप को ऐसे कट कर दे, हो सकता है ये अपने आप को ऐसे कट कर दे, हो सकता है ये ऐसे कट कर दे, हो सकता है ये ऐसे कट कर ले। ये कुछ इर्रेगुलर है, इसको इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, जिसका कोई भी प्लेन फिक्स नहीं है कि वो अपने आप को कैसे स्प्लिट करेगा। तो इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहाँ देखने को मिलेगा? आपको अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या था नेक्स्ट? दूसरा देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कैसे करेगा? थोड़ा बताओ, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कैसे करेगा? इधर देखो, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है वो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा दिखता है जिसको हम बोलते हैं लिशमानिया। लिशमानिया, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म की होती है एक फ्लैजिला, यहाँ इसका एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? फ्लैजिला का क्या काम होता है?
तुम लोग को फ्लैजिला का काम नहीं पता है? फ्लैजिला क्या करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में? ये जो फ्लैजिला बनता है वो क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है, उसको मोटाइल बनाता है। वो बेचारा रुके रुके क्या खाना खा लेगा भाई? नहीं खाएगा, उसको मूवमेंट करना है, उसको भी अपने जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो वो बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला मूव करेगा और उसी से जो उसको अपने अगल बगल मिल जाए उसको वो खा के जिंदा रहेगा। तो फ्लैजिला का काम क्या है? मूवमेंट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। इतना याद रखना, ठीक है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेज़मानिया एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ये एक डिजीज कॉज करता है, जो एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। जो डिजीज कॉज करता है उसको क्या बोलते हैं? काला जर। काला जर नाम की एक डिजीज कॉज करता है, ठीक है? ये लिज़मानिया क्या करता है? ये लिज़मानिया अब इसका ये प्लेन फिक्स है, ये कहता है कि मैं जब भी रिप्रोड्यूस करूंगा तो मैं हमेशा कुछ ऐसा रिप्रोड्यूस करूंगा, मैं अपने आप को इस दो भाग में स्प्लिट करूंगा, यानी हमेशा ऐसे लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेगा। ये ऐसे नहीं कि इसका मन नहीं कि ऐसे कर ले, ऐसा नहीं करेगा, या ऐसे नहीं करेगा। ये जब भी करेगा तो कैसे करेगा? ये लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को स्प्लिट करेगा। तो इस टाइप के बाइनरी फिजन, इस टाइप के फिजन को क्या बोल देंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है? किस में देखने को मिलेगा आपको? लेज़मानिया में। और देखो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है? कुछ आइडिया? बहुत बढ़िया, ये आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम के अंदर, ठीक है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन आपको कुछ ऐसा होता है पैरामीशियम, ये अंदर की तरफ जाता है, ऐसे जूत थोड़ा सा शूज की तरह इसका शेप लगता है, ठीक है? और इसकी बॉडी पे क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, इसकी बॉडी पे सीलिया क्या करेगा? अगेन मूवमेंट में हेल्प करेगा। सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या है? मूवमेंट में हेल्प करना। तो पैरामीशियम जब भी डिवाइड करेगा, जब भी डिवाइड करेगा तो ये अपने आप को कुछ इस प्लेन में डिवाइड करेगा। तो दो पेरेंट बन गया। सब में देखना, सब में दो दो ही बनेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी फ्यूजन पढ़ रहे हैं। तो हमें किस में देखने को मिला? पैरामीशियम में हमें देखने को मिला। तो समझ में आया बाइनरी फ्यूजन? कुछ इरेगुलर है, अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल इज लेज़मानिया और ट्रांसवर्स इन पैरामीशियम, ठीक है? आगे चलो। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। यहाँ पेरेंट बहुत सारे टुकड़ों में टूट रहा है, बहुत सारे प्रोजेनी बना रहा है, बहुत सारे डॉटर सेल्स बना रहा है। किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है? वो एक टाइप है, वो कॉज क्या करता है? मलेरिया। ये बहुत पढ़ रही है, गुड, ठीक है? प्लाज्मोडियम, ठीक है? तो आपको मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पर लिखा भी है। मल्टीपल फ्यूजन मुझे किस में देखने को मिलेगा? मुझे मिलेगा प्लाज्मोडियम में देखने को, प्लाज्मोडियम में देखने को, ठीक है? ये क्या कॉज करेगा? दिस इज अ मलेरियल पैरासाइट, दिस इज अ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है? मलेरिया क्लॉज करता है। क्या होगा? ये मान लो एक पेरेंट प्लाज्मोडियम है, ये कैसे भी किसी भी थ्रू, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी भी थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगा और कहाँ चले जाएगा? आपके लीवर सेल्स में चले जाएगा। ये इसकी फेवरेट प्लेस है, ठीक है? लिवर सेल में जाने के बाद ये कंटिन्यू, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा इसको सब कुछ ये करने लगेगा डिवाइड, ठीक है? ये करने लगा डिवाइड। देखो इसका न्यूक्लियस, देखो एक न्यूक्लियस से कितने सारे न्यूक्लियस बने? मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए। और इसके बाहर क्या होती है? एक कुछ और कलर से दिखाऊं, इसके बाहर क्या होती है? ये कवरिंग होती है, देख रहे हो ये कवरिंग? ये जो कवरिंग दिख रही है ब्लैक वाली, इसको क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। यानी जितने भी न्यूक्लियाई बन जाएंगे वो उस सिस्ट में कैद हैं, ठीक है? एक तरीके से सिस्ट क्या कर रहा है? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ही इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा, इतने सारे, सोचो वो इन्फेक्शन कॉज करने वाले पैरासाइट बना रहा है, वो सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? फूट जाएगा और सारे डॉटर सेल्स आपकी बॉडी में रिलीज हो जाएंगे। और ऐसे ही धीरे 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 मलेरिया बढ़ता चल जाएगा। आता एक ही है, बट वो फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से बहुत सारे में डिवाइड हो जाएगा और आप फिर बीमार पड़ने लगोगे। तो इस टाइप के जो ए सेक्सुअल हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल, यानी एक से कितने सारे बन गए, ठीक है? कभी कभी पूछता है सिस्ट का क्या काम है? सिस्ट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रहा वो उसमें अच्छे से प्रोटेक्ट हैं सारे डॉटर सेल्स, ठीक है? आगे चलो। नेक्स्ट कौन सा पढ़ाऊँ इसमें से? आ जाओ, फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ, ठीक है? फिजन क्लियर हो गया, बाइनरी में दो, मल्टीपल में मैनी, सबके अलग अलग एग्जांपल्स। फ्रेगमेंटेशन, इसमें ऑर्गेनिज्म अलग, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी वजह से अलग अलग फ्रेगमेंट में, मान लो एक फ्रेगमेंट निकला तो एक फ्रेगमेंट अकेला काफ़ी होगा एक न्यू इंडिविजुअल बनाने को। देखो एक डायग्राम से दिखाते हैं, ये देखो आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा क्या है? एक स्पायरोगैरा एक एल्गी है, ठीक है? एक एल्गी है, ठीक है? पानी वगैरह में देखने को मिलती है। क्यों नाम है स्पायरो? क्योंकि इसके बॉडी में ना स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो ना इसमें जिगजैग 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 दिख रहा है। ये क्या करता है? जब इसका टाइम आता है रिप्रोड्यूस करने का तो ये अब ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बट जाता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और ईच फ्रेगमेंट कैपेबल होगा एक न्यू अलग स्पायरोगैरा को जन्म देने के लिए,
ठीक है, क्या कोई भी गैमेट बना, क्या कोई भी फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या कोई मेल फीमेल की जरूरत पड़ी, नहीं, तो दिस इज अ मैटर ऑफ एसेक्सुअल। नेक्स्ट आ जाओ, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें इसमें आ जाओ, और क्या था, बडिंग, ठीक है। बडिंग किस में देखने को मिलेगा, बडिंग मुझे मिलेगा हाइड्रा के अंदर। इधर देखेंगे एक डायग्राम इसका मेरे ख्याल से होगा इधर, यस, बडिंग मुझे देखने को मिलेगा। ये एक पेरेंट हाइड्रा है, ये इसके क्या बन रहे हैं, ऊपर ऊपर जो बाल निकल रहे हैं, ये शुभम की तरह दिख रहा है थोड़ा सा, तुम्हारी तरह नहीं दिख रहा ये बाल थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे मैगी टाइप, ये बड़ी को क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स बोलेंगे, ठीक है। इसका भी काम मूवमेंट प्रोवाइड करना ही है। नाम बहुत सारे हैं, सीलिया, फ्लैजिलिया, टेंटिकल्स, सब मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक पेरेंट हाइड्रा है। जैसे इसका टाइम आएगा रिप्रोड्यूस करने का, इसकी बॉडी में से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, ठीक है। ये आउटग्रोथ क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगी, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू होगा। देखो थोड़ा और बड़ा बना, थोड़े उसके टेंटिकल्स वगैरह आए, एक थोड़ा और बड़ा हुआ और उसका डिवाइड करा और थोड़ा मैच्योर हो गया। एक टाइम आएगा जब जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो बेबी हाइड्रा है, डॉटर हाइड्रा है, ये अपने आप को पेरेंट हाइड्रा से क्या करेगा, डिटैच कर लेगा और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करेगा। देखो अपने आप डिटैच कर लिया और एक न्यू हाइड्रा बन गया। यहाँ भी कोई गैमेट नहीं बना, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, हाइड्रा में, इंपॉर्टेंट, हाइड्रा अमीबा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है इनके। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, रीजनरेशन कर ले पहले, फिर स्पोर फॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है। रीजनरेशन देखते हैं, वेयर इज द डायग्राम, ये रहा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ रीजनरेशन, किस में देखने को मिलता है, प्लानेरिया, ठीक है, प्लानेरिया, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखा जाए तो रीजनरेशन को एसेक्सुअल मेथड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे अगर कभी इन केस प्लाने लिजर्ड वगैरह को सुना होगा, अगर लिजर्ड की कोई पूंछ कट जाती है तो तब भी वो कुछ दिन बाद अपनी एक नई पूंछ बना लेती है और बहुत आराम से सर्वाइव करती है। तो रीजनरेशन में भी ऐसा सीन है कि अगर इन केस इस प्लानेरिया का कोई बॉडी पार्ट कट जाए, कैसे भी कट जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसका अपना मसला है। इन केस अगर कोई भी उसकी बॉडी पार्ट कट जाएगा तो उसका वो कटा हुआ बॉडी पार्ट कैपेबल होगा एक पूरा प्लानेरिया बनाने में, वो उसकी बॉडी की कैपेबिलिटी है। देखा जाए तो इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान इंतजार करेगा कि मैं कटूँ और रिप्रोड्यूस करूँ, ये तो सीन नहीं होना चाहिए। तो रीजनरेशन एसेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन में तो आना ही नहीं चाहिए, बट एक न्यू प्लानेरिया बन रहा है इसलिए उसको एसेक्सुअल मेथड में डाल दिया गया है, क्योंकि और तो कुछ सेक्सुअल में तो डाल नहीं सकते इसको हम। तो रीजनरेशन पूरी तरीके से समझा जाए तो ये कोई रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म वो बेचारा वेट करेगा, अब मैं कटूँ तो मैं एक नया प्लानेरिया बनाऊंगा, ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या हो रहा है, जो कट बॉडी पार्ट्स हैं, जो, लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा था, जैसे ही टाइम आता है वो खुद ही अपने आप को फ्रैगमेंट में डिवाइड कर लेता है और ईच फ्रैगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, वो कटा तो जैसे मान लो इसका हेड कट गया, ठीक है, ये हेड धीरे 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 टाइम के साथ पूरा वो उसका हेड भी, ट्रंक भी बना लेगा और लेग, नीचे का पार्ट भी बना लेगा, ठीक है। तो हर एक कट बॉडी पार्ट एक न्यू प्लानेरिया बनाने के लिए कैपेबल है। तो ये कोई टाइप नहीं है एसेक्सुअल का, ये उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन पढ़ना है हमें तो एसेक्सुअल में रख के पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे जितना भी तान तारा लगा लो, बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है प्लानेरिया का डायग्राम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन तुम लोग ने देखे होंगे। पहले तो कहाँ देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस। राइजोपस क्या है, बहुत बढ़िया, राइजोपस इज ए ब्रेड वॉल्ड। और बात करूँ तो क्या है, ये एक फंगाई है, ठीक है, ये एक फंगाई है, ठीक है। डायग्राम देखेंगे इसका, होता क्या है, एक तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन वाले करने वाले सेल्स हैं वो एक गोल स्ट्रक्चर में कैद है। देखो मैं पूरे को लेबलिंग करती हूँ, इधर देखेंगे, ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस गोल गोल, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर ये जो छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं, क्या बोल देंगे हम, स्पोर्स बोल देंगे। यानी स्पोर फॉर्मेशन में रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स कौन से हैं, स्पोर्स हैं। मेन इनका जो पार्ट है वो स्पोर्स ही है, ठीक है। ये स्पोर जिसके सपोर्ट में खड़े हैं, जो डंडी दिख रही है, ट्यूब, ये फिलामेंट दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियो 4 बोलेंगे, स्पोरेंजियो 4 बोलेंगे। इस पर सपोर्टेड है, वो खड़ा है। अब नीचे जो उसके रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं इसके, इस रूट्स को क्या बोल देंगे, राइजोइड्स बोल देंगे। और ये जो एक पतली, मतलब ये पूरा जो सपोर्ट लिया हुआ है ना, ये पूरा राइजोपस, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज हाइफे, ठीक है। अब होता क्या है,
आपका जो ये स्पोर होता है ना, आपका जो ये स्पोर होता है, ये कवर होता है, इसके अगल बगल, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये मान लो छोटा, मैं स्पोर को बड़ा करके दिखा रही हूँ, ठीक है, बहुत छोटा होता है वो, बट इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो कुछ बड़ा दिखेगा। इस स्पोर के अगल बगल होती है कवरिंग, इस स्पोर के अगल बगल होती है ऐसी कवरिंग, थिक कवरिंग कवर होती है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट ये है कि स्पोर के पास क्या है, थिक कवरिंग। ये थिक कवरिंग उसको किस में प्रिवेंट करेगी, हार्श एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करेगी, डिहाइड्रेशन से बचाएगी। दूसरा, एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये क्या करता है, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है, ब्रेक हो जाएगा स्पोरेंजियम, और सारे स्पोर्स आपके एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये गिरेंगे वहाँ वहाँ नए स्पोर्स, नए नए राइजोपस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका फॉर्मेशन, एक तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये देखो, इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो थिक वॉल है, इसकी जो थिक वॉल है, ये इसको प्रोटेक्शन कर रही है, किससे बचा रही है, हार्श कंडीशन से बचा रही है, ये लिख लो, ठीक है, हार्श कंडीशन से बचा रही है। दूसरा, इनको डिहाइड्रेशन से बचा रही है, इनको डिहाइड्रेशन से बचा रही है। और दूसरा बेनिफिट क्या है, रिप्रोडक्शन वाया स्पोर फॉर्मेशन प्रोड्यूस मैनी ऑर्गेनिजम्स एट वंस, ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म एट वंस, ठीक है। एक बार में बहुत सारे राइजोपस बन सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्पोर्स इसके अंदर है, जैसे ही ब्रेक हुआ, जहां भी डिस्पोज हुआ, बहुत सारे राइजोपस बन जाएंगे। तो दो फायदा है इसका, ठीक है, ये दोनों लिखो, फिर आगे चलते हैं। लेबलिंग भी इसकी इंपॉर्टेंट है, और जितने इंपॉर्टेंट मार्क के वो सब तो करना ही करना है। तो इसका बेनिफिट लिख लो कि थिक वॉल है, इसको हार्श कंडीशन और डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, रिप्रोडक्शन वाया स्पोर फॉर्मेशन प्रोड्यूस मैनी राइजोपस एट वंस, एक बार में बहुत सारे बन जाते हैं। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्किप करना तो बेवकूफ़ी है, ये आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहले क्या है, रैपिड है, बहुत फास्ट है, ठीक है, चीप है, ज़्यादा सस्ता है, कोई जैसा फटाफट हो सकता है, ठीक है। इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स फटाफट मल्टीप्लाई कर सकता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकता है, क्लोन, एक हूबहू प्लांट्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के फ्रूट और फ्लावर मिल सकते हैं मुझे इससे, प्लस वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कराने से मुझे डिजीज़ फ्री प्लांट भी मिल सकते हैं, और मुझे टाइम से पहले फ्लावरिंग और टाइम से पहले फ्रूट भी मिल सकता है। दिस आर द फ्यू की टर्म्स, की पॉइंट्स सही हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस हैं कि सबसे पहले रैपिड है, चीप है, क्विक है, सुपीरियर अच्छी क्वालिटी का फ्रूट और मुझे फ्लावर्स मिल सकते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ इसके वो एडवांटेजेस है, ये प्लीज़ नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रही हूँ, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके चलो कॉपी में। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको एक उधर ब्रायोफाइलम याद रखिएगा, यहाँ ये वाला पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, हमने ए सेक्सुअल का सब कुछ खत्म कर लिया, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सारा पार्ट हो गया। कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूमंस में पढ़ेंगे। उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे अगर प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, कुछ चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं, यानी ये तो होना ही होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। क्या क्या चीज़ें सेम है देखते हैं। पहली चीज़ ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग के टेबल में ही पढ़ा है कि गैमेट फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को एक बायोलॉजिकल टर्म्स में बोले तो इसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बट गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लो मेल गैमेट बन गया, यहाँ मान लो फीमेल गैमेट बन गया, ठीक है, दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर गैमेट ट्रांसफर, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा आपका, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अगर मैं जाइगोट बनाऊं तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल, जाइगोट का मतलब है सिंगल सेल। अब ये जाइगोट क्या करता है, ये डिवाइड करने पे आता है, अब ये बहुत सारे डिविजन्स करेगा, ठीक है। जब जाइगोट डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना लेता है, ठीक है, देखो सेल्स के अलग अलग स्टेज होते हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16, 32, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जब जाइगोट डिवाइड करने लगता है, तो वो जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, यानी एम्ब्रियो का मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अभी एम्ब्रियो क्या होगा, वो मदर के यूट्रस में ग्रो करेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे एक टाइम आता है ना, जब आपने कभी देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह में, तो बेबी के हाथ पैर दिखते हैं, लिम्स दिखती है, तो वो एम्ब्रियो नहीं है। जब बेबी के हाथ पैर और लिम्स दिखने लगे इन अल्ट्रासाउंड, तो वो क्या बन जाता है,
फीटस बन जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, फीटस बोल देंगे, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी जब फीटस डिलीवर हो जाता है तो उसको फीटस ना बोल के क्या बोलते हैं, हम बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ही सेम रहेंगे। प्लांट्स में बेबी ना बोल के बेबी प्लांट बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप तो होना ही होना। एक बार मैं फिर से बोल दूं, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के बाद उनका ट्रांसफर होना जरूरी है, ट्रांसफर होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, उनके फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट ही डिवाइड करके क्या बनाएगा, आपके एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो धीरे 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 ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा और धीरे धीरे एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, ठीक है। तो फ्यू स्टेप्स हमेशा ही सेम होते हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जाओ, ये पूरा एक टेबल से समझ लेंगे, कुछ भी अलग पढ़ने का जरूरत है, जितनी जल्दी हो जाए सब एक बार में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कौन सा कलर इसमें, पीले से पढ़ाते हैं, चलो शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एक और वर्ड भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में कभी पूछता है कि राइट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म का मतलब है, तुम लोग ने डाइवर्सिटी नहीं पढ़ी होगी आई थिंक, तो इसलिए पता नहीं है, बट एंजियोस्पर्म का मतलब है वैसे प्लांट जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो एंजियो सेम वही है, फ्लावरिंग प्लांट बोल दो या एंजियोस्पर्म्स बोल दो। सबसे पहले फ्लावर के पार्ट डिस्कस करेंगे। ये पीछे विजिबिलिटी है इसकी पार्ट्स की थोड़ी बहुत, ठीक है। एक फ्लावर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कैसे पार्ट्स है देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेपल्स की, ठीक है। सेपल क्या होता है, सेपल क्या होता है, जब फ्लावर आपका बर्ड फॉर्म में होता है ना, तो जो वो सपोर्ट करता है, ठीक है, उसको हम सेपल बोलते हैं। जैसे ग्रीन पार्ट देखा ना, साइड से ऐसे निकलता रहता है, उसको हम सेपल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, वो जो सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पेटल्स, पंखुड़ियों, उनको हम पेटल्स बोल देंगे। कम टू स्टेमन, ठीक है। स्टेमन क्या है बेटा, स्टेमन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। स्टेमन आपका क्या है, मेल साइन को बनाने का तरीका। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन के आपके दो पार्ट्स हैं। स्टेमन को हम मेल प्लांट्स में, ये दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन के दो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। अब एंथर के अंदर क्या बनता है, आपके पॉलन ग्रेन, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, आपका मेल गैमेट होता है, ठीक है। कैसे, अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं, एक बार डायग्राम देखो, मैं सिर्फ स्टेमन का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो स्टेमन क्या है आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये मेल, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इन प्लांट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है, मैं इधर साइड में यहाँ बना दूँ, यहाँ थोड़ा साइड में यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगी, एंथर। इस वाले पार्ट को मैं एंथर बोल दूंगी, और ये जो लंबी सी स्टॉक दिख रही है, दिस इज फिलामेंट। और इसी एंथर के अंदर बनते हैं आपके बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमेट, ठीक है। आ जाओ, पिस्टल या कार्पल, पिस्टल या कार्पल दोनों एक ही चीज है, पिस्टल बोल लो या कार्पल बोल लो। दिस इज द फीमेल, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके भी तीन पार्ट है, देखो यहाँ बना के दिखाती हूँ, इसके भी तीन पार्ट है, ठीक है। कुछ ऐसा है पहले, फिर कुछ ऐसा है, और नीचे एक स्वेलन पार्ट है, ठीक है। कैसे कैसे लेबलिंग है देखे। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल दूंगी, स्टिग्मा, ये ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब जब गैमेट ट्रांसफर होगा तो आपका पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा, ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है, इसी स्टिग्मा पे आके लाई करता है, इसी स्टिग्मा पे आता है, तभी उनका ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो स्टिग्मा उनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये जो लंबे सा ट्यूब जैसा दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्टाइल, ठीक है, दिस इज नोन एज स्टाइल। और ये जो गोल सा स्वेलन पार्ट है, दिस इज नोन एज ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर होता है क्या, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल का एग या फीमेल गैमेट। क्लियर है, एक बार फिर से बताती हूँ। स्टिग्मा जहाँ पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और ये पैसेज है पॉलन ग्रेन का पास होने का। ओवरी, ओवरी अलग है, ओवरी गोल पार्ट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है जो कि एग या ओवम है, ठीक है। ये हो गए आपके पार्ट्स। और क्या है, ठीक है, तो ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हो गया आपका एग शेल, ठीक है। पॉलन, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। एक चीज हमेशा चीज याद रखना, आपका जो पॉलन ग्रेन है ना बेटा, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। अगर मैं कुछ ऐसा दिखाऊं कि मान लो ये कोई मेल गैमेट है, और इसके जो ऐसे कवरिंग है ना, ये ऐसी है, ये ऐसी, ये पॉलन ग्रेन ऐसा कुछ दिखता है,
बड़ा करके देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, ठीक है। जैसे फीमेल में ओवरी नहीं है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर है फीमेल का एग, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फ्लावर की। देखो, एक होता है आपका बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। जब किसी फ्लावर में दोनों ही मेल या फीमेल पार्ट्स होंगे तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल बोल देंगे, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ बीच में इनका पिस्टल और कार्पल भी है और इनका साइड साइड में देखो स्टेमन का पार्ट भी है, ठीक है। यह स्टेमन हो गया और ये बीच में इनका पिस्टल और कार्पल हो गया, तो दोनों ही रिप्रोडक्टिव सेम फ्लावर में। स्टेमिनेट का मतलब है इस वाले फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बीच का देखो ओवरी गायब है, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल बोल देंगे, यानी सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। थर्ड वाले में देखो इसके पास तो मेल ऑर्गन है ही नहीं, स्टेमन है ही नहीं, इसके पास तो सिर्फ ओवरी है, मतलब सिर्फ पिस्टल या कार्पल है, तो इसको हम पिस्टलेट फ्लावर बोल देंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाइसेक्सुअल में दोनों ही होंगे, मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल में या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, ठीक है। पिस्टलेट और ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। जब भाई ये रहा, आप जैसे ऐसा कुछ था ना, अभी मैंने मेल गैमेट बनाया था और ये अभी मैंने ओव्यूल के अंदर फीमेल एग बनाया था, इन दोनों का फ्यूजन भी तो कराना है, इन दोनों की फ्यूजन के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या बोल देंगे? पॉलिनेशन बोल देंगे, तो ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन दो टाइप के हैं, इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, एक बार ध्यान से सुन लेना। दो टाइप के पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। डायग्राम से देखना, ये कोई प्लांट है, ये आपका कोई प्लांट है, इस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं, ठीक है। जब सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उठता है, जब सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उठता है और सेम फ्लावर के पिस्टल या कार्पल पे जाके लैंड करता है और आपका रिप्रोडक्शन होता है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फ्लावर सेम है, जब अब प्लांट तो सेम है अभी भी, लेकिन अब ये सेम फ्लावर ना होके, अब मान लो ये फ्लावर से इसका उसी प्लांट में एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर नीचे है, अब इसके एंथर से अगर पॉलन ग्रेन डिस्पोज होता है इसके स्टिग्मा पे, तो दिस इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट तो सेम है, ठीक है। उसकी जेनेटिकली सारा डीएनए वगैरह तो सब कुछ सेम है, दिस इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस कब होगा? जब अलग प्लांट का, जब इस प्लांट का एंथर किसी डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा और पॉलिनेशन होगा, तब उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सेल्फ का दो है, सेम फ्लावर या सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, फ्लावर डिफरेंट होगा, प्लांट सेम होगा, तब भी सेल्फ होगा, और सेम फ्लावर होगा तो होना ही है सेल्फ। प्लांट अलग होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए अलग अलग एजेंट्स चाहिए होता है, विंड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, इंसेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, पॉलिनेशन कराने के लिए। लास्ट भाई पहुंच गया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो गया, रीजन कुछ भी हो सकता है, सेल्फ से भी हो सकता है और क्रॉस से भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। होता क्या है, मैं देखो इससे समझा देती हूँ सबको डायग्राम से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके मेल गैमेट्स के पास जो पॉलन ग्रेन है उसके पास दो मेल गैमेट होते हैं, जो पॉलन ग्रेन है उसके पास दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। अब आपका एक मेल गैमेट यहाँ है, एक मेल गैमेट यहाँ है, ठीक है। सिर्फ देखो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। अब स्टिग्मा पे दोनों मेल गैमेट आ चुके हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ही उस पर लाई होता है तो एक केमिकल सिक्रेट होता है, पॉजिटिव कीमोट्राइपोसम याद करो, एक केमिकल सिक्रेट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल पॉलन ट्यूब बनती है। ये पहले नहीं होती है, ऐसा नहीं कि ये फीमेल पार्ट के पास पहले से पॉलन ट्यूब होती है, होती तो पढ़ते ना हम लोग पार्ट्स में, हम कहाँ पॉलन ट्यूब पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। तो जैसे ही मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन लाई करता है फीमेल के स्टिग्मा पे, तो ये केमिकल सिक्रेट करता है, और ये केमिकल एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बनती है। एक तरीके से ये पैसेज है, यहाँ से यहाँ पहुँचाने का ये रास्ता है। तो ये दोनों मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब की हेल्प से होते होते यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एक्स सेल है। अब होता क्या है, तीन पार्ट्स आपको दिख रहेंगे, ठीक है। ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का अभी आपको कोई काम नहीं, आपको बीच के दो सेल्स दिख रहे हैं और आपको नीचे के तीन सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे में क्या प्रेजेंट है आपका, फीमेल जर्म सेल यानी एक्सियल गैमेट, ठीक है। अब होता यूँ है, आप यहाँ से आ रहे दो मेल गैमेट, एक मान लो एक ये आ रहा
और एक यहाँ पहुंच गया। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, ध्यान से सुनना, एक मेल गैमेट क्या करेगा, जल्दी से जाएगा और इस एग सेल के साथ फ्यूज कर लेगा। एक मेल गैमेट क्या करेगा, जल्दी से जाएगा और इस एग सेल के साथ फ्यूज कर लेगा, यानी मेन तो यही है ना, एग, यहाँ फ्यूज कर लेगा। इस प्रोसेस को, जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर लेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। थोड़ा और क्लियर लिखूं इसको, जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर लेगा तो उस वाले प्रोसेस को हम, दूसरे पेन से लिख दूं, उस वाले प्रोसेस को हम बोल देंगे सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी बोल देंगे। अभी एक और पॉलन ग्रेन, एक और मेल गैमेट बचा है, वो मेल गैमेट आएगा और इस सेंट्रल सेल है, जो सेंट्रल सेल है, इसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, और इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। सेंट्रल सेल बोल दो या पोलर न्यूक्लियाई बोल दो, ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, सेंटर पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई कुछ भी बोल दो। तो दूसरा मेल गैमेट आएगा और जाके आपके सेंट्रल सेल या सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज कर देगा। वहाँ ऑलरेडी कितने सेल्स प्रेजेंट थे, 2, एक और फ्यूज हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, एक और हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3। तो इस वाले जो यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रिपल, यानी ये जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो मेल गैमेट का फ्यूजन है, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। अब एक बात बताओ, प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है प्लांट में, प्लांट में आपका हो रहा है 2 बार फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन की स्टेप होती है, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल क्यों बोल रहे हैं, एक बार सिनगैमी हो रहा है, जब मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज करा, यानी मेन तो यही है ना, यानी ये रिजल्ट, ये क्या फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, ये जाइगोट फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ मेल गैमेट फीमेल के एक्सेल से फ्यूज कर रहा है, तो सिनगैमी विल रिजल्ट इनटू जाइगोट फॉर्मेशन, और यही एम्ब्रियो और यही प्लांट बनाएगा। और ये ट्रिपल फ्यूजन क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म, ये बनाता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जो ये बेबी बन रहा है, जो ये बेबी प्लांट बन रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, उसको खाना प्रोवाइड करना, स्टोरेज। ठीक है, ये पूरा खाना वाना भर के रखेगा उसको टाइम टू टाइम खाना देने के लिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके प्लांट्स में, अच्छे से समझना, अच्छे से थोड़ा सा सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। आई होप 10th में भी कुछ ऐसा होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डबल फर्टिलाइजेशन कहीं ना कहीं मेंशन है बुक में, वर्ड आई थिंक कहीं ना कहीं मेंशन है, तो ये आता है तो अच्छी बात है, कुछ और नहीं है, सारी चीज़ें वही लिखी हुई है। एक और देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब क्या होता है, ठीक है, तो बाकी सेपल पेटल सब झड़ जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाइगोट किस में बदल जाएगा, जाइगोट किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। जो ओव्यूल था, जो एक्सेल पे कवरिंग थी, वो किस में बदल जाएगा, सीड में। और जो ओवरी थी, स्वेलन पार्ट, वो किस में बदल जाएगी, फ्रूट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ओव्यूल बदलता है सीड में और ओवरी बदलती है फ्रूट में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट में ऑलरेडी मार्क करते जाते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तो एम्ब्रियो बदल जाएगा, यानी सिनगैमी के बाद आपका जाइगोट बना, वो एम्ब्रियो बदल जाएगा धीरे धीरे डिवीजन से, ओव्यूल बदल जाएगा सीड में, ओवरी बदल जाएगा फ्रूट में। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है आपकी फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। लास्ट पार्ट देखो, जैसी सीड हो गया, सीड से क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा, सो कर दो, टेम्परेचर दो, लाइट दो, प्लांट बन जाएगा। अब सीड के भी थोड़े से पार्ट होते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग फील कर चुके होगे प्री बोर्ड इतना देने के बाद, इतना एग्जाम देने के बाद, कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये एक सीड का डायग्राम है, सीड के जो ऊपर वाला पार्ट हो रहा है, ये जो मैंने इतना सारा गंदगी करी, थोड़ा क्लीन कर दूँ, ठीक है, लास्ट है। ठीक है, ये वाला देखो, मैं पार्ट्स ऑफ सीड का डिस्कस कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ सीड में देखेंगे, सीड का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोल देंगे, ऊपर वाले पार्ट को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोल देंगे प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल का मतलब होता है आगे जाकर डिवाइड करके ये क्या बनाएंगे, फ्यूचर, ये आगे प्लांट का क्या बनाएंगे, शूट बनाएंगे। प्ल्यूम्यूल ही आगे बढ़ के क्या बनाएगा, प्लांट का पूरा शूट बनाएगा। और नीचे वाला पार्ट, ये याद करना बहुत ईजी है, नीचे वाला इज नोन एज रेडिकल, और रेडिकल ही क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट बनाएगा। ठीक है, यानी ये प्लांट का रूट सिस्टम बनाएंगे, ऊपर वाला शूट सिस्टम बनाएंगे, नीचे वाला रूट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ओके, अब ये दो ऐसे ये दिख रहा है, ये दो भी है, दिस इज नोन एज कॉटिलिडोन। नाम याद रखना, ऊपर रूट नीचे होता है तो रेडिकल नीचे है, याद रखने का तरीका, ऊपर प्ल्यूम्यूल, नीचे रेडिकल, ये दो बड़े वाले कॉटिलिडोन। कॉटिलिडोन का काम क्या है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो भी बना है, उसको फूड वूड प्रोवाइड करना। ठीक है, काम जरूरी नहीं है, आपको पता बस लेबलिंग आती है, फील क्या होगा, सिर्फ लेबलिंग आती है कि इसके लेबल करो। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन इन
प्लांट्स, ठीक है। तो ये पहले अच्छे से देख लो, फिर आप ह्यूमन कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे किसमें, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें देखो। इसमें हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अलग अलग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछता है, लेबलिंग भी याद रखना। डायग्राम के थ्रू ही मैं अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन भी बता देती हूँ। वैसे फंक्शन मैंने एक टेबल पर ऑलरेडी मैंशन करे हुए हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो होता यूँ है कि आपके 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 2 पेयर ऑफ टेस्ट, जैसे फीमेल में 2 पेयर ऑफ ओवरीज होती है, वैसे ही मेल्स में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर होते हैं, ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर होते हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्कॉटम बोलते हैं, ठीक है। स्कॉटम का काम क्या होता है, ये आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है। ये टेम्परेचर कम क्यों करता है, क्योंकि ये टेम्परेचर कम रखना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। टेस्टिस का क्या काम है देखो, टेस्टिस का काम क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, ठीक है। और टेस्टिस क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये मेल में प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम है बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है। लड़कों में आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है, मॉस्टेज आना, बियर्ड आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो टेस्टिस का 2 फंक्शंस, आपका स्पर्म सेल्स बनाएगा और आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। तो स्पर्म सेल्स बनाने के लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है, बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम, वो कौन प्रोवाइड करता है, स्कॉटम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब टेस्टिस में बन गए स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल को ट्रांसफर करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका पाथवे देखो, सारे स्पर्म सेल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज नोन एज, ये जो पिंक वाली बना रही हूँ दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का क्या काम है, ये स्पर्म सेल को कैरी करता है, ये स्पर्म सेल्स को कैरी करता है और ऐसे यूरेथ्रा के थ्रू, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू घुमा के निकालता है, ठीक है। अब वास डिफरेंस में भरा है स्पर्म सेल्स, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब वास डिफरेंस में आपका आ गया स्पर्म सेल्स, ठीक है। अब रास्ते में इसको 2 ग्लैंड्स मिलते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ग्लैंड मेंशन की गई है। एक होता है ग्लैंड, कौन सा आपका, ऊपर यहाँ पे नाम मिट गया है इसका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये एक ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल। इस ग्लैंड का काम क्या है, वैसे मैं थोड़ा सा और अगर बात करूँ तो ये फ्रुक्टोज रिलीज करता है, ठीक है। तो ये ग्लैंड क्या करती है, आपका जो स्पर्म सेल्स आ रहा है वास डिफरेंस में, उसमें ये फ्रुक्टोज रिलीज कर जाता है। और फ्रुक्टोज का काम क्या होता है, स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। एनर्जी होगी तभी तो वो मूव करेगा। देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में जो मेल गैमेट होता है वही मोटाइल होता है, वही मूव कर सकता है। फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, वो एक जगह रुका रहता है। फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, मेल गैमेट मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट को मोटाइल बनाने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। तो उस रास्ते में सेमाइनल वेसिकल से अपना सिक्रेशन रिलीज कर दिया, उससे क्या हुआ, स्पर्म सेल्स को मिल गई एनर्जी। अब एक और ग्लैंड है, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये रिलीज करता है अल्कलाइन सिक्रीशंस रिलीज करता है, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आपका स्पर्म सेल्स इंटर करेगा फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच में स्पर्म सेल्स की हो जाती है डेथ। तो उस एसिडिक पीएच से बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है, कुछ अल्कलाइन बफर रिलीज करता है, ठीक है, into the semen to protect the sperm cell from the acidic environment of the vagina, ठीक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, कुछ अल्कलाइन, ताकि स्पर्म सेल्स डेड ना हो जाए। दोनों के फंक्शन, सेमाइनल वेसिकल क्या रिलीज कर रहा है, फ्रुक्टोज जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है, अल्कलाइन बफर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो स्पर्म सेल्स आ रहे थे उसके अंदर 2 सिक्रेशंस मिल गए, एक मिल गया सेमाइनल वेसिकल का, एक मिल गया प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो उसको अब स्पर्म सेल्स ना बोलकर, उसको अब स्पर्म सेल्स ना बोलकर क्या बोल देंगे हम, उसको हम बोल देंगे सीमेन, ठीक है। स्पर्म सेल्स अलग है, जब आपके स्पर्म सेल्स में दोनों के सिक्रीशंस ऐड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीमेन हो जाएगा। क्लियर है, चलो। अब प्रोस्टेट हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, बाकी कुछ नहीं। आपका जो यूरेथ्रा होता है, हमने जो वहाँ पढ़ा हुआ है किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरेथ्रा आपका कॉमन पैसेज होता है यूरिन भी और स्पर्म सेल्स का भी। तो ये कुछ कुछ पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन, ठीक है। वास डिफरेंस क्या करता है, कैरी करता है, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म सेल्स बनाता है और हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। स्कॉटम क्या करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, फीमेल में आ जाओ। कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे देखो, ये उसका डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर देखो,
जैसे मेल में टेस्टिस पेयर्स में होती है, फीमेल में ओवरीज भी पेयर में होती है, फीमेल में ओवरीज भी पेयर होती है। ओवरीज में क्या बनता है आपका फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल या ओवम, ठीक है। प्रोड्यूस हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जैसे मेल में टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करा था, ये भी वही करेगा, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये बनाएगा। और ये आपका क्या करेगा, एग रिलीज, एग बनाता है ना, एग फॉर्म करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या एक्सेल या ओवम, ठीक है। अब होता क्या है देखो, यहाँ मान लो आपके एग्स बन गए, ठीक है। यहाँ मान लो आपके ओवरी में एग्स बन गए। अब एवरी मंथ इस ओवरी में से एक्सेल क्या होता है, रिलीज होता है। एवरी मंथ इस ओवरी में से एक्सेल होता है रिलीज। जो एक्सेल की रिलीज होने की प्रोसेस है ओवरी में से एक्सेल बनेगा, और वो जब रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि ओवरी में से एक्सेल का निकलने को ही ओवोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, आपका एक्सेल आ गया, यहाँ मान लो इधर आ गया, कुछ कलर्स और से करते हैं, ठीक है। इधर मान लो आपका जो एक्सेल आ गया वो आपके इधर फैलोपियन ट्यूब में आपका एक्सेल आ गया, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, दो केस है, ठीक है, मैं दोनों बताऊंगी। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल बॉडी में एंटर कर गया स्पर्म सेल्स मोटाइल है, लेकिन एक्सेल तो मोटाइल है नहीं। स्पर्म सेल्स ट्रैवल करके कहाँ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब के पास जाएंगे, और अगर फैलोपियन ट्यूब में उसको एक्सेल मिल गया तो वहाँ क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ इनका, फर्टिलाइजेशन हुआ इनका फैलोपियन ट्यूब में। तो द मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवरी से एक्सेल निकल के फैलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो स्पर्म सेल्स ट्रेवल करते हुए, क्योंकि वो तो मटाइल है, उसके पास तो एनर्जी है, उसके पास तो इतने सारे सिक्रेशंस है, वो फीमेल बॉडी में ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब के पास जाता है, और अगर एक्सेल मिलता है तो दोनों का फ्यूजन होता है एंड इट विल लीड इनटू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ हो गई फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ बन गया जाइगोट, भाई यहाँ बन गया जाइगोट, ठीक है, मैं यहाँ दिखाती हूँ। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो यहाँ बन गया जाइगोट। क्या ये जाइगोट पूरे 9 मंथ वहाँ पे गेस्टेशनल जो पीरियड होता है 9 मंथ वहाँ डेवलप हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो बस एक ट्यूब है, इतनी छोटी सी ट्यूब में बेबी कैसे बड़ा हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो जाइगोट ट्रेवल करता है, वो जाइगोट ट्रेवल करते हुए कहाँ आएगा, ये जो पियर शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, तो मैंने ओवरी बता दिया, फैलोपियन ट्यूब बता दिया, एक और ऑर्गन जो दिख रहा है ये वाला ऑर्गन, दिस इज नोन एज यूट्रस। तो वो जाइगोट ट्रेवल करते हुए आएगा और यूट्रस की वॉल में अपने आप को एम्बेडेड हो जाएगा, थोड़ा सा छेद बनाकर यूट्रस की वॉल में घुस जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। द एम्बेडिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूट्रस इज नोन एज, मतलब जाइगोट को बड़ा होना है ना, 9 महीने उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो जाइगोट आएगा यूट्रस में, होल बना के यूट्रस की वॉल में अपने आप को फिक्स कर लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो वहां बन गया, एम्बेडेड हो गया। अब बस क्या, अब धीरे धीरे ग्रोथ होगी बेबी की, वो डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, फीटस बनाएगा, पूरे 9 मंथ वो वहीं रहेगा आराम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वजाइना क्या है, वजाइना बर्थ कैनाल है, इसी के थ्रू आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। ये सारे कुछ फंक्शंस है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ठीक है। इतना तो जो भी क्या है कहते हैं उसको हम इम्प्लांटेशन, ये एज ए रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ सारे फंक्शंस लिखे हैं। फैलोपियन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है, कैरी करने का काम कर रहा है। पियर शेप्ड ऑर्गन इन विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फैलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवरी, एग या ओवम बनाता है, फीमेल हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन क्या करता है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कॉज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्लासेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब जब एक बार वो जाइगोट आपके यूट्रस में एम्बेडेड हो गया तो जाइगोट को चाहिए न्यूट्रिशन, जाइगोट को चाहिए ग्लूकोज, चाहिए ऑक्सीजन। तो प्लासेंटा क्या है, देखो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये एक बड़ा सा एक फुल्ली डेवलप यूट्रस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने आप जैसी प्रेगनेंसी लीड होती है अपने आप बॉडी एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है, अलग अलग टिश्यूज से, बहुत अपने आप बनता है वो, ठीक है, वो बनाती है। तुम्हें डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिस इज प्लासेंटा, डिस्क शेप्ड होता है, ये बेबी के अम्बलाइकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्लासेंटा के 2 ही काम होते हैं, जो भी मदर खा रही है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द डेवलपिंग
एम्ब्रियो, यानी जो भी एम्ब्रियो को ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? प्लासेंटा। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा है तो ही बेबी सांस ले पा रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल पा रही है। प्लस साथ ही साथ जब वो बेबी है वो कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, वेस्ट CO2 भी तो रिलीज करेगा बेबी, वो भी तो अंदर सांस ले रहा है, तो जो CO2 है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इस प्लासेंटा के थ्रू होते हुए मदर के बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाता है। तो एक तरीके से प्लासेंटा आपके बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहा है और बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव कर रहा है। तो प्लासेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर थ्रू द प्लासेंटा। फिर क्या होता है? प्लासेंटा का सवाल आता है, मैम फिर अगर बेबी डिलीवर्ड हो गया तो प्लासेंटा का क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है प्लासेंटा को निकाल दिया जाता है, फिर बॉडी बिल्कुल वैसी नॉर्मल हो जाती है, धीरे धीरे अपने जो वो ऐसे स्वेलन पार्ट होता है वो अपने नॉर्मल फेज पे आ जाता है, ठीक है। तो प्लासेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनता है? ओनली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही बेबी इम्बेडेड होता है तो धीरे धीरे प्लासेंटा अपने आप फॉर्म होता है बेबी को न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल के लिए। नेक्स्ट, अभी तक तो सारी बात थी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या होगा, और हर बार फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल में, गर्ल चाइल्ड में ओवोल्यूशन हमेशा होता है, एवरी मंथ ओवोल्यूशन होता है, यानी एवरी मंथ आपकी ओवरी एक एग जरूर रिलीज करती है। अगर मान लो इस मंथ लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से एग रिलीज होगा, तो एग रिलीज होना तो तय है, ठीक है। अगर एग रिलीज होने पे उसको स्पर्म सेल्स मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर स्पर्म सेल्स नहीं मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हर मंथ क्या करती है, एग सेल तो रिलीज होता ही होता है, साथ में एवरी मंथ यूट्रस अपनी वॉल को थिक करती रहती है, यूट्रस अपनी वॉल को थिक करती रहती है कि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो वॉल थिक होगी, तभी तो बेबी को कुशन मिलेगा, वो आराम से बेबी वहीं रहेगा, उसको ब्लड सप्लाई मिलेगा। तो यूट्रस तो हमेशा प्रिपेयर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो वॉल्स की क्या जरूरत, जो यूट्रस ने बनाई हुई थिक वॉल की क्या जरूरत, वो वॉल क्या करेगा, शेड ऑफ कर जाएगा, और दिस शेडिंग ऑफ इज नोन एज वजाइनल ब्लीडिंग एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यूट्रस तो ऑलवेज रेडी है टू रिसीव दिस जाइगोट हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो जो वॉल बनी है यूट्रस के अगल बगल वो शेड ऑफ कर जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। जब किसी गर्ल चाइल्ड को पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है तो दैट इज नोन एज मेनार्क, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन बिकन्स एट प्यूबर्टी, एज डिफर करती है 11 to 15 के बीच में, ठीक है। जब ओल्ड वुमेन्स में जब 45 to 50 ईयर्स हो जाता है तो ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है अपने आप, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज का मतलब रुक गया। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है प्यूबर्टी पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेनार्क। जब एक टाइम पीरियड बाद वो रुक जाता है, दिस इज नोन एज मेनोपॉज, ठीक है। अब एग्जाम में सवाल कैसा आता है? एग्जाम में सवाल दो तरीके से आता है कि पहला लिखो, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। क्या क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। इम्प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं अभी बता रही थी ना हाईलाइट करना, तो जाइगोट फॉर्मेशन पे हाईलाइट करना, इम्प्लांटेशन पे हाईलाइट करना, ये सब की टर्म्स है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन पे हाईलाइट करना, ठीक है, कि और वेजाइनल ब्लीडिंग पे हाईलाइट करना, और मंथली बेसिस ये सब हाईलाइट करके लिखना, तभी एग्जामिनर देखेगा तो लगेगा अच्छा हाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आता है? इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा। होता है तो इम्प्लांटेशन होगा, जाइगोट बनेगा, नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। लास्ट, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट, लास्ट अभी एक और है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं, कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं। इसके अंदर आपको दो तीन चीजें बस जाननी है। कुछ डिजीजेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कुछ डिजीजेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज वायरस। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वायरस से होते हैं, दिस इज नॉन एज वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम STDs भी बोलते हैं। जो वायरस से होते हैं जैसे नॉन एज वायरल इन्फेक्शंस, HIV एड्स बहुत खतरनाक है। फुल फॉर्म पता है HIV का फुल फॉर्म? अच्छा, वायरल इन्फेक्शन में एक तो HIV एड्स हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अगर आपको ये क्या करता है, पूरे इम्यून सिस्टम की डैमेज कर देता है, तो बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा तो आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपको अलग अलग इन्फेक्शन से बचाता है। वाट्स, ये भी एक वायरस से होता है, तो बस आपको नाम याद करना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कौन सी ऐसी STDs है जो वायरस से होती है, तो दिस इज HIV एंड वाट्स, ठीक है। फिर ऐसे पूछ सकता है कौन सी ऐसी STDs है जो बैक्टीरिया से होता है, तो दिस इज नोन एज, जो बैक्टीरिया से होता है उसको हम क्या बोल देंगे, गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। नाम बस याद रखना, डिजीजेस में क्या होता है कोई लेना देना नहीं। तो दो ऐसे हैं जो वायरस से होते हैं, HIV एड्स वाट्स, और दो ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे गोनोरिया एंड सिफिलिस, ठीक है।
इतना काफ़ी है, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें इतना ही था, ठीक है। लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, ज़्यादातर देखा होगा 5 मार्कर क्वेश्चन बहुत बनता है इससे, ठीक है, और 3 मार्कर भी पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का होता है डिफरेंट डिफरेंट वेज कि हम प्रेगनेंसी को रोक सके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज कि प्रेगनेंसी को रोकना कैसे है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। 4 वेज में है, फर्स्ट वन इज, 4 वेज में है, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल बैरियर मेथड, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर मेथड, सेकंड इज केमिकल मेथड, थर्ड वन इज आयुसीडीएस एंड द फोर्थ वन इज सर्जिकल मेथड, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर मेथड का मेन देखो, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भी आप मेथड लिख रहे हो उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे बहुत बार देखा होगा ना एग्जाम में प्रिंसिपल पूछा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के पीछे प्रिंसिपल क्या है। तो मैकेनिकल बैरियर का मतलब ही वो बैरियर क्रिएट कर रहा है, वो स्पर्म सेल्स को और एग सेल को मिलने से बचाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल बैरियर मेथड में सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपके कॉन्डम्स, ठीक है, फीमेल में आपके हो जाएंगे डायफ्राम्स, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है, इनका काम क्या है, ये स्पर्म सेल और ओवम सेल्स को मिलने से बचाएगा, ठीक है, ये बैरियर क्रिएट करेगा। केमिकल मेथड में देखो 2 होता है, एक आप ओरल पिल्स ले सकते हो, ठीक है, कुछ वेजाइनल पिल्स भी आती हैं, ठीक है, कुछ वेजाइनल पिल्स भी आती हैं। केमिकल का मतलब भी होता है कुछ केमिकल के थ्रू, ठीक है। ये क्या करता है, ओरल पिल्स, आपने ओरल पिल्स ली, ओरल पिल्स आपके बॉडी के हार्मोन को चेंज कर देता है, ठीक है, हार्मोन को चेक करेगा तो एग्स रिलीज ही नहीं होगा, और एग्स रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओवुलेशन को रोक देगा ये, ठीक है। बट केमिकल मेथड का सबसे ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट है फीमेल बॉडी पे, ठीक है, ये बहुत साइड इफेक्ट कॉज करता है, तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ओरल पिल्स क्या करता है, हार्मोन से छेड़खानी कर रहा है ना, तो बॉडी के हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, तो ये ओवुलेशन को रोक देता है। जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, एग रिलीज ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। वेजाइनल पिल्स क्या करता है, ये कुछ एसिडिक एनवायरनमेंट बनाने लगता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये एक तरीके से स्पर्म सेल्स को मार देता है। IUCDs, दिस इज स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी, ये आपके यूट्रस में प्लेस किया जाता है, ठीक है, एक्सपर्ट लोग इसको प्लेस करते हैं यूट्रस में। ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो गई तो कॉपर टी क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा, तो जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से प्रेगनेंसी पूरी लीड करेगी, ठीक है, तो इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। एंड द लास्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड, ठीक है, 100% सक्सेसफुल रेट है इसका सर्जिकल मेथड का। 2 तरीके से की जाती है, जो सर्जरी मेल में की जाती है दिस इज नोन एज वैसेक्टोमी, स्पेशलाइज्ड फॉर मेल्स ओनली, और जो सर्जरी फीमेल्स में की जाती है दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी में बात मत करो, वैसेक्टोमी का में क्या कहता है, वैसेक नाम है ना, वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं और उसको फिर टाई कर देंगे, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस कट होगी, वास्ट डिफरेंस का काम क्या था, स्पर्म सेल्स को कैरी करना, तो जब स्पर्म सेल्स ट्रेवल ही नहीं करेंगे, कैरी नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन लीड नहीं होगा, ठीक है। ये सब प्रिंसिपल बता रही हूँ मैं, जो लिख नहीं रही है, बट सुनो इसको ध्यान से। ट्यूबेक्टोमी में क्या हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दे रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब करके उसको टाई कर देंगे, तो एग तो रिलीज हो रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तो कट है, वो बेचारा यूट्रस तक पहुंचेगा, वो उसको स्पर्म सेल्स मिलेंगे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से अवॉइड किया जा रहा है आपका प्रेगनेंसी। एक बार फिर से बता रही हूँ, मैकेनिकल प्रिंसिपल बता रही हूँ, मैकेनिकल बैरियर मेथड में एक बैरियर क्रिएट होता है ताकि स्पर्म सेल्स और एग का फ्यूजन ही ना हो, दोनों मिले ही नहीं, ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। केमिकल मेथड क्या करता है, हार्मोन के चेंजेस कर देता है कि एक्सेस रिलीज ही ना हो, ओरल पिल्स एक्सेस रिलीज ही ना हो बॉडी से, ओवुलेशन ही ना हो। और वेजाइनल पिल्स क्या करता है, स्पर्म सेल्स को मार देता है, एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। IUCD क्या करता है, इम्प्लांटेशन को, यूट्रस में रखी गई है ना डिवाइस, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा, कुछ होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन वो प्रेगनेंसी लीड ही नहीं होगी, डेवलपमेंट ही नहीं होगा। और सर्जिकल मेथड क्या कर रहा है, एक में तो स्पर्म सेल का ट्रांसफर रोक रहा है वास्ट डिफरेंस में, और फीमेल्स में क्या कर रहा है, वो भी ट्रांसफर रोक रहा है, आपका एग पहुंचेगा ही नहीं फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो यूट्रस जाने का सवाल पैदा नहीं होता। ये 4 अलग अलग मेथड्स है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जब भी बनाओ, सुनो एक और स्ट्रैटेजी, जब भी ऐसे चीज़ें बनाओ तो हमेशा टेबल में बनाओ, इसको पैसेज में लिखने से बचो। ऐसे देखो एग्जाम में इसको ऐसे मत लिखना, कभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना जो जिसमें 3-4 पॉइंट्स हो, मुझे अभी सारे याद नहीं आ रहे, लेकिन कभी भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि 3-4 पॉइंट हो, तो हमेशा टेबल पे बनाओ, बहुत अच्छा लगता है देखना। उसको ये लिखने का तरीका नहीं है कि ऐसे लिख दिया मैकेनिकल बैरियर फिर लिख दिया केमिकल, इससे बचो।
ये पैसेज वाली चीज़ों से बचो, हमेशा उसको कम लिखो, जितना कम लिखोगे उतनी कम गलतियाँ टीचर को मिलेगी, एग्जामिनर को मिलेगी। लिखो, टू द पॉइंट लिखो, सेंटेंस फ्रेमिंग से बचो, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें टेबल में बनाओ, ज़्यादा चीज़ें ऐसे इस फॉर्म में बनाओ ताकि क्लियरिटी से दिखे उसको, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े लंबा लंबा पैसेज उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट इसमें एक और है, इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल बैरियर ही मेथड है जो प्रेगनेंसी तो रोकती ही रोकती है, एक तो उसका एडवांटेजेस है ही, साथ ही साथ ये आपके एसटीडीएस को भी प्रिवेंट करता है, ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी प्रिवेंट करने में बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो ये इसका 2 प्लस पॉइंट है, प्रेगनेंसी भी रोकेगा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी रोकेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन सा ऐसा होता है जो एसटीडीएस में भी यूजफुल होता है, दैट इज ओनली मैकेनिकल बैरियर मेथड। तो यहाँ आपका रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अच्छे से नोट्स बना लो, डायग्राम्स मेल फीमेल के डायग्राम्स, पॉलिनेशन में फीमेल वो फ्लावर का वो पार्ट का डायग्राम अच्छे से कर लेना, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है।